everyone. A very logical day to all of you. And here we are with the analysis of the logical reasoning section of our first Vidika India Open mock test, CLAD based, and that is 01. We have 4 passages here and having 6 questions each. The first passage is based on analytical reasoning. All the questions that you have are not very difficult. You can see that they are of moderate level. इसमें से कुछ easy भी मिल जाएंगे. But the point is कि आप किस तरीके से 24 to 25 minutes में आप ये वाला section solve करते हैं. ठीक है, those are taking the test for the first time. हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रीडिंग में, टॉपिक्स अलग अलग हैं सब, but then they are all the current topics. So if you have been reading the newspapers and all that, you will find them a little, you can relate to them. तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ दुनिया में क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है. ठीक है, और इसीलिए हम emphasize करते हैं रीडिंग पे. So reading a lot and reading varied. ठीक है, and this is going to help your interpretation and understanding of course, because you need to answer the questions based on this. एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा शांति से करके अगर आपने कर लिया ऐसे 5 मिनट में, तो देन यू सेव टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द पैसेजेस, राइट. अगर नहीं तो देयर वुड बी अ फ्यू हु वुड लाइक एंड अप टेकिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 minutes ऑन इट. 3 पैरामीटर्स वाला है तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन उसको बड़े स्टेप बाय स्टेप करना होता है एनालिटिकल रीजनिंग को, सो दैट यू मेक द टेबल प्रॉपरली. एंड हार्डली 1 minute इट टेक्स टू सॉल्व 6 questions. ठीक है, फिर अगर टेबल सही बन जाता है उसको क्रॉस चेक भी कर लो तो भी सही होता है, राइट. सो देन लेट्स सी ओवरऑल अगर आपका सही टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बराबर में, यू डोंट गेट स्टक ऑन एनी पैसेज, देन यू विल बी एबल टू गेट 18 to 19 मार्क्स. इससे बड़ी ज्यादा मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. इतने तो आपको मिल जाएंगे. और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट देना, तो पॉसिबल है कि आपको 13 to 15 मार्क्स मिल जाएंगे. तो देन दैट इज ओके, right, decent enough. ठीक है, so let's come to the first now. We have this philosophy. कॉन्स्पिकस कंजम्पशन है, लीगल है, दूसरा भी लीगल पर है, लेकिन ओपन कोटा पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में. ठीक है, ये वीएम 1 है, वीएमटीसी 2708, एंड हियर वी आर. So now the first, as I said, is based on analytical reasoning. हम यहाँ से देख सकते हैं 5 फ्रेंड्स हैं. यहाँ से मतलब एक एक वर्ड पढ़ने की वजह डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, तो मतलब प्रोफेशन है. ठीक है, तो वी हैव फ्रेंड्स, वी हैव प्रोफेशन, देन वी हैव कलर एंड वी हैव अ पेट. 4 चीजें हैं. एंड देन वी हैव हाउसेस ऑल्सो. तो 5 चीजें हमारे पास. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करेंगे हम इसको. नाउ वी नीड टू अरेंज देम. तो वी हैव द फॉलोइंग क्लूज. सो इफ वी कम अप विद अ ब्लैंक स्लाइड, देन आई विल बी एबल टू मेक इट बेटर. ठीक है, चलो. So if I keep this 1, 2, 3, 4, and 5, fine. And here we'll come up with the name, then profession, color. ठीक है, चलो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, नेम, प्रोफेशन, कलर and pet, right? So if the table is properly formed, then you will be able to do it well. अब देखते हैं हम. Pilot lives next to the house with the yellow door. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम जो है हमारे पास है वो अलग से लिखेंगे. पायलट लिव्स नेक्स्ट टू द पर्सन, मतलब यहाँ पे ऐसे में चलेगा. तो पायलट कहाँ पे रहेगा, जिसका डोर येलो है उसके पास में. ठीक है, अब इस तरफ भी हो सकता है, उधर की तरफ भी हो सकेगा वो. नाउ हाउस 3 हैज अ ग्रीन डोर एंड अ डॉग. बढ़िया. अब हाउस 3 पे ग्रीन डोर जो फिक्स होता जाता है वो लिखते जाएंगे, और डॉग, ये 2 चीजें हमारी फिक्स हो गई हैं. ठीक. Then the teacher owns a parrot and lives in house 1. Again we have a fixed thing. Teacher lives in house 1
and has a parrot. ठीक है. Now Vidyut is a farmer and does not live in house 5. Fine. फार्मर है, हाउस 5 में नहीं है, तो बाकी यहाँ 3 में होगा कहीं पे विद्युत. ठीक है. पर विद्युत और फार्मर, पर हाउस 5 नहीं है. ठीक है. विल कनेक्ट दिस अगेन. विद्युत, फार्मर, बट हाउस 5 नो. सो वी हैव ईदर हियर विद्युत का वीडी लिख लेते हैं. यहाँ पे हो सकता है, अगर इधर है तो फिर फार्मर चलेगा. ठीक है. लेकिन हाउस 5 नहीं है वो, तो इनमें से एक जगह पे होगा. देन ब्लू हाउस इज इमीडिएटली राइट ऑफ द रेड हाउस. फाइन. अब ब्लू हाउस इज इमीडिएटली राइट ऑफ द रेड हाउस. इमीडिएटली राइट मतलब या तो ये ब्लू होगा और ये रेड, या तो ये ब्लू होगा और ये रेड. ठीक है. एक बार और चेक कर लेते हैं क्या था हमारे पास. ब्लू हाउस इज इमीडिएटली राइट ऑफ द रेड हाउस. ठीक है. ये रेड और ये ब्लू. आई टेक अनदर कलर ओनली. ठीक है. ये रेड और ये ब्लू, या ये रेड और ये ब्लू. ठीक. हाँ, पहले रेड ब्लू बोलने में ऐसे आया था. We'll check it again. Blue house is immediately right of the red house. So this is red and this is blue. This is red. So we have only these two क्योंकि बीच वाला house तो green है. Fine. Vidushi lives in house 4 and owns the fish. बढ़िया. अब विदुषी हाउस 4, तो यहां से ये कैंसिल हो गया. ये हो गया विदुषी हाउस 4. और है कौन इसके साथ? विदुषी के पास है फिश. फाइन. फिश यहां पे लिख लेते हैं हम. देन इंजीनियर हैज द हैमस्टर. अब जहां कहीं भी होगा इंजीनियर. ठीक है. अब विद्युत है तो फार्मर है, ये दोनों. अब यहां तो ये नहीं है. अब इंजीनियर के पास हैमस्टर है, तो हैमस्टर पर यहां तो फिश है, तो हमारे पास हैमस्टर किधर आएगा फिर? यहाँ पे पैरेट, यहाँ पे डॉग, यहाँ विदुषी, यहाँ पे हैमस्टर. और हैमस्टर किसके पास है? हैमस्टर वाला सेंटेंस है इंजीनियर के पास. तो ये हो गया प्रोफेशन इंजीनियर. ठीक है. नाउ देन इंजीनियर हैज द हैमस्टर. ये हो गया हमारा. कैट ओनर लिव्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैभव. तो वैभव कहाँ होगा फिर हमारे पास? वैभव को रेड कलर पसंद नहीं है, ये भी चीज दी है. ठीक है. कैट ओनर लिव्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैभव. अब देखें, राइट ऑफ वैभव, वैभव कहाँ पे हो सकता है? और कैट ओनर कहाँ पे होगा? ये 3 तो हो गया, तो कैट इधर ही आएगी. अब ये कैट ओनर लिव्स इमीडिएटली राइट ऑफ वैभव, तो वैभव हो गया इधर. तो वैभव हो गया टीचर, और हो गया पैरेट, और कलर हो गया ये येलो, और पायलट हमारे पास इधर है क्योंकि और कहीं नहीं होगा. अगर ये ब्लू है, राइट, तो यहाँ पे येलो और कहाँ आएगा? क्योंकि वी हैव ओनली लाइक 2 कलर्स मोर. So let us see. White house is immediately to the right of the yellow house. हम एक बार और ये देख लेते हैं. कैट ओनर लिव्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैभव. ये हमने कर लिया. ये कैट ओनर राइट ऑफ वैभव, ये सही है. देन वी हैव वैभव डज नॉट लाइक रेड कलर. ये भी था. तो वैभव के पास रेड कलर नहीं है, तो ये आउट हो गया. तो ये भी आउट हो गया. ठीक है. तो ये हो गया रेड और ब्लू. ये फिक्स हो गया. ठीक है. क्योंकि वैभव को रेड कलर पसंद नहीं है, तो रेड का पेयर उधर चले जाएगा, रेड और ब्लू का. अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया. क्या आना चाहिए? अगर कैट ओनर है, इससे कहा था कैट ओनर लिव्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वैभव. ठीक है. और दूसरा, व्हाइट हाउस इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द येलो हाउस. ठीक है. अब अगर हमारे पास रेड और ब्लू इधर है, तो व्हाइट और येलो इधर होगा फिर. और व्हाइट हाउस कहाँ पर है? ये देखो, व्हाइट हाउस इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द येलो हाउस. तो येलो हो गया ये, और ये हो गया व्हाइट. अब हमारे पास ये चीजें फिक्स, ये चीजें फिक्स. वहां पे कौन आएगा? बस ये चेक कर लेते हैं एक बार और.
वैभव डज नॉट लाइक रेड कलर, ये वैभव का फिक्स हो गया. व्हाइट हाउस इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ येलो हाउस, ये हो गया. द वन हु लिव्स इन द हाउस 5 ओन्स द हैमस्टर. ठीक है, अच्छी बात है, वो हमने कर लिया ऑलरेडी. अब विद्युत हैज अ डॉग एंड विद्या इज नॉट एन इंजीनियर. विद्युत के पास डॉग है, ये रहा विद्युत. ठीक है, और ये फार्मर क्या था, विद्युत के पास हमारे पास क्या था, ये रहा सेंटेंस, विद्युत इज द फार्मर एंड डज नॉट लिव इन हाउस 5. तो ये विद्युत हो गया, ये फार्मर हो गया, उसके पास डॉग हो गया. ठीक है, अब एक और सेंटेंस था हमारे पास, विद्युत हैज अ डॉग हो गया, विद्या इज नॉट एन इंजीनियर, विदुषी इज अ डॉक्टर. ठीक है, अब विद्या अगर इंजीनियर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये विदुषी हो गई डॉक्टर, और विद्या इंजीनियर नहीं है तो यहां हो गई विद्या. राइट. तो वैभव, विद्या, विद्युत, विदुषी, और बाकी कौन बचा हमारे पास, विधान. तो ये हो गया विधान. विधान, इंजीनियर, ब्लू, ये हो गया, ये हो गया. बाकी प्रोफेशन क्या बचा, टीचर, फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो पायलट बचा था अपने पास. राइट. अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे एंड देन वील कम अप विद द आंसर. तो इधर वैभव टीचर येलो पैरेट, सो विल सी. ओके, वैभव टीचर पैरेट येलो, बढ़िया. विद्या पायलट कैट व्हाइट, विद्या पायलट कैट व्हाइट. ठीक है. विद्युत फार्मर डॉग ग्रीन, विद्युत फार्मर ग्रीन डॉग, एंड फिश रेड डॉक्टर विदुषी, फिश रेड डॉक्टर विदुषी, एंड विधान इंजीनियर हैमस्टर ब्लू. ये हो गया हमारे पास फिक्स. अब अगर ये फिक्स हो गया तो वी कम अप विद द आंसर्स वेरी क्विकली. ठीक है ना. टेबल अगर फिक्स हो जाता है तो अब देखो आंसर करने में हमें मुश्किल से 1 मिनट लगेगा. तो क्रॉस चेक आप जरूर करें, दैट इज माय पॉइंट. ठीक है, टेबल बनाने में ध्यान से एक एक करके आप स्टेप लेंगे, जैसे हमने लिया वैसे आपका टेबल बन जाएगा. पॉसिबिलिटीज जितनी है वो रखें. राइट. एंड देन क्रॉस चेक इट. It will take you 1 minute more, but then you are going to save time and marks when you are solving this. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब करके देखो. Who lives in house 1? वैभव, ये रहा वैभव. Then what is the profession of the person in the blue house? ये रहा blue house. Engineer, ये रहा engineer. Which pet does the pilot own? Pilot, pilot, ये रहा. Pet कौन सा है? Cat, ये रहा cat. What color is the door of house 5? House 5 का color blue, ये रहा blue. Who owns the cat? Cat किसके पास थी? विद्या के पास, ये रही विद्या. और in which house does the doctor live? डॉक्टर, डॉक्टर, ये रहा डॉक्टर. कौन से हाउस में रहता है? 4 में, ये रहा 4. हो गया आंसर हमारे 6 के 6 सही. 6 मार्क्स इन योर पॉकेट. इतना आसान हो जाता है अगर हम ध्यान से करते हैं तो. छोटी छोटी जो चीजें रहती, जो एक, जैसे अभी आपने देखा था कि वो फार्मर और विद्या वाला, विद्युत वाला जो था सेंटेंस, हमने उसे एक अंडरलाइन कर दो पूरा, क्योंकि ये अभी तक सेट नहीं हुआ है कहीं पे, पॉसिबिलिटीज हैं. राइट. तो यू नीड टू कम अप विद एन इक्विलिब्रियम. सेंटेंसेस पढ़ो, फिगर बनाओ, ये पूरा अच्छे से ध्यान से करना. ठीक है. और जिसका सही क्या तो यू विल टेक. और जैसे पहले के भी कुछ कर रखे हैं अगर मॉक टेस्ट, तो आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे. आई थिंक सो 4 मिनट्स वुड बी ओके, फाइन. 6 के 6 आंसर सही है, और 4 मिनट या 5 मिनट में 6 मार्क्स अगर अपनी जेब में आ जाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है ना. चले, अब हम आते हैं सेकंड पैसेज पर. A really smart 26-year-old I know announced with some pride that her first major indulgent purchase was the Chanel Classic Black Medium. ओके, अभी मीडियम वाला ये 5 लाख प्लस. Far be it from middle-aged me to balk at unnecessary excess. Spending unheedingly is a rite of passage we all go through. Spending unheedingly मतलब कि अगर किसी ने ये किया कि मैंने इतना कुछ खर्च करके एक बैग लिया है बस, तो हमें लगेगा नहीं है क्या फालतू खर्चा है, पर ये आजकल होता जा रहा है काम. ठीक है. और बिना सोचे समझे हर कोई किसी न किसी वक्त पे अपनी जिंदगी में कर ही देता है ऐसा. यूजुअली टू इमर्ज चैसेंड ऑन द अदर साइड. ठीक है. इसका मतलब कि इतनी गलतियां हर कोई कर ही लेता है और फिर समझ में आ जाता है कि यार इतना खर्चा करने का कोई सेंस था नहीं.
ठीक है, तभी उसे बोला ऑन दी अदर साइड, मतलब इस दौर से जब निकल के आप आ जाते हो तो समझ में आ जाता है कि नाउ यू आर अ लिटिल मोर एनलाइटेंड, कि हाँ सोच समझ के खर्चा करना चाहिए. देन this young lady displayed her smarts by what she said next. That the flap has the best resale value and she could get more than half of what she spends after using it for 2 years. बेस्ट रीसेल वैल्यू है उस चीज की, मतलब इसने अपना दिमाग तो लगाया. तो अपना उसका जो मन था इतना कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का वो तो किया, लेकिन थोड़ा सा जुडिशियसली किया कि इसको रीसेल करेंगे तो आधे से ज्यादा प्राइस तो उसको मिल जाएगा. तो 5 लाख का बैग है, 2.5 लाख तो मिल ही जाएगा, फिर वो अगला बैग खरीद लेगी. Right, Donald, she's also thinking about it. This is what the author says. She could get more than half of what she spends after using it for 2 years. Young, affluent millennials may be totally into traditional status symbol, but they are canny enough to match their desires with sheer pragmatism. मतलब क्या हुआ इसका? Match their desires यानी जो मन है, चलो ठीक है. तो millennials जो हैं, ठीक है, affluent है, young है, बढ़िया. Rich, affluent यानी rich है, ठीक है, पैसा है, इन्हें flow है ना, फ्लू यानी फ्लो होता है, तो फ्लो पैसा आता है, बहता रहता है उनके पास. अब बहता है तो फिर क्या करेंगे, उनका मन भी है महंगी चीजें खरीदने का, तो वो कर भी लेते हैं, डिजायर्स है. बट दे आर कैनी इनफ, दैट मीन स्मार्ट इनफ. ठीक है, दे आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द practicality of these things. Pragmatism is practical, rational. To accept that one is motivated by prestige but never losing sight of return on investment is its own way admirable indeed. मैंने यहां से ऑथर बोलता है कि यार बढ़िया बात है, आपकी डिजायर थी, ठीक है, यू मेट दैट डिजायर, बट देन यू वर स्मार्ट इनफ, जुडिशियस इनफ. तो आपका डिजायर क्या थी, प्रेस्टीज. तो प्रेस्टीज मतलब हाँ स्टेटस. तो स्टेटस दिखेगा, बढ़िया सा मैंने बैग खरीदा है या बढ़िया सा मैंने ड्रेस पहना है, ये स्टेटस दिखेगा आपका, और इनका मन है वो स्टेटस शो करने का. पर देन आरओआई का भी ध्यान रखते हैं. तो एक्चुअली द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट टू क्वालिटीज. वन of the millennials, yes, they have the desire, they spend heedlessly, but then they are spending it smartly also. So they are focusing on the ROI too. So he is somewhere admiring this quality of the people. ठीक है. Now it turns out the pandemic induced quiet luxury trend is over. According to a survey by the Boston Consulting Group, conspicuous consumption is back with a vengeance led by status driven millennials and Gen Z. ठीक है, तो क्वाइट लग्जरी यानी हमने बड़ी अच्छा ब्रांडेड चीज खरीदी है, लेकिन ठीक है, वी आर नॉट फ्लॉन्टिंग इट, राइट, तो खरीदी है, बढ़िया है. अभी जो लोग खरीद रहे हैं मिलेनियल्स और जेन जी, वो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन कर रहे हैं. दिखना चाहिए लोगों को, हाँ मेरे पास आईफोन है और लेटेस्ट वाला है, प्रो वाला है. अच्छा, काम भले नहीं है उन्हें आईफोन का, दिखाने के लिए तो चाहिए, है ना. 10th 11th के बच्चे को आईफोन की क्या जरूरत पड़ेगी, इतना क्या काम है उसपे, नहीं होगा. कैमरा क्वालिटी अच्छी है, यू विल टेल मी यार देयर आर मेनी फीचर्स, फाइन, देयर आर मेनी फीचर्स, राइट, बट इज इट रिक्वायर्ड बाय दीज चिल्ड्रन नाउ? No, this is what the author is saying. The point is not about requirement or it is about the desire to show it. उसे conspicuous कहते हैं. Conspicuous is prominent, something that is striking, something that can be seen. तो कंजम्पशन हम करते हैं, लेते हैं, अच्छा डेट 1 साल बाद और कुछ नया आ जाएगा, हम वापस चेंज कर देंगे अपना आईफोन. तो चीजें दिखती हैं तो स्टेटस और प्रेस्टीज दिखाना होता है उनको. तो फोकस इस पे जा रहा है. ट्रेंड क्या है, पहले क्वाइट लग्जरी था, अभी कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन है, ताकि लोगों को दिखे कि मेरे पास कितना बढ़िया कुछ सामान है. ठीक है, तो इट इज बैक विद द वेंजेंस लेड बाय स्टेटस ड्रिवन मिलेनियल्स. और सेकंड टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट द स्टेटस, यहाँ पे प्रेस्टीज, यहाँ पे स्टेटस. तो वी स्टार्ट गेटिंग द ऑथर्स माइंडसेट. To paraphrase Descartes, I consume, therefore I am. Since the dawn of time, humanity has shared one common trait, an extreme vulnerability to the opinions of others. ठीक है, वो बोलता है मैं कंज्यूम हूं तभी मैं हूं, बढ़िया बात है, सब ठीक है. ठीक है, एक और चीज ऑथर ने बोल रही कि हम बड़े वल्नरेबल होते हैं, वी बिकम इजिली अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग. ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा. एक कॉमन ट्रेट है हमेशा, एन एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी टू द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, settled generally by carefully cultivating an image that signals superiority according to the prevailing ideas of one man upship.
ठीक है कि वन मैन अपशिप मतलब मैं दूसरों से एक कदम आगे हूँ, एक कदम ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ, थोड़ा सा एक लेवल नॉच हायर देन अदर्स। मुझे ऐसी चीजें खरीदनी है जो कि मुझे दिखे कि यस आई एम अ नॉच हायर देन दी अदर्स। ठीक है, ये आजकल का जमाना है। Now, who knows, maybe Neanderthal man distinguished himself from the herd by vividly decorating his stones and clubs. उसका भी ऐसा होगा ट्रेट। ये तो मतलब पुराने जमाने का है ना, नियंडरथल मैन, काफी वर्षों मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वाला। ठीक है, तो ये वाला जो होगा पर्सन, इसने भी दूसरों से थोड़ा सा एक कदम आगे रहने की कोशिश की होगी। फिर डेकोरेटिंग क्या होगा उसने? Ancient families, knights, priests, and fighters have all enjoyed socially sanctioned recognition. In fact, less than 200 years ago, duels were a common occurrence in Europe. अब देखो, अगर हमें हमें फर्स्ट पैराग्राफ में से हमें पॉइंट समझ में आ गई, तो ये वाला तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है। तो इफ यू कैन फिल्टर इट आउट विथ यूजिंग प्रेप एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस आल्सो, कि हमें टेक्निक से हमें समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ने पे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ऑथर का पॉइंट हमारे पास आ गया है पकड़ में कि है क्या, ये किसकी बात हो रही है। एंड नाउ दिस इज ओनली द एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ इट, कि हाउ द पीपल हैव अ कॉमन ट्रेट ऑफ शोइंग देमसेल्व्स one level higher than the others. Now, in mid 19th century England, it was widely held that no man could be a gentleman if he had not taken up his sword. Further dwell the maintenance of status meant that he'd rather die of a stab wound than allow an unfavorable assessment of himself as weak or cowardly to go around. मतलब किसी ने हथियार नहीं उठाया तो क्या ही कर लिया, और अगर कोई लड़ाई से बच के निकलता है तो उसे वीक या कॉवर्ड मानेंगे। तो इससे तो लड़ाई कर लो, इट वुड बी बेटर। दे द पॉइंट इज दैट पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ देम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं। ठीक है, now other people's good opinions come just by throwing around some money. Why do we crave expensive stuff? Is it beauty we are seeking or meaning? Do the imperatives of the world dictate how we conduct our social selves? It is worth noting the confusing paradox. People of unparalleled wealth who have consumed, collected, and holidayed themselves silly still feel compelled to hire an unrelatable pop star like Jennifer Lopez for a family wedding. वो अनरिलेटेबल है, क्यों? क्योंकि उन्हें बस दिखाना है कि हाँ देखो, जेनिफर लोपेज जैसे आर्टिस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आके गा रहे हैं। ठीक है, उसे इतना खर्चा कर लिया, अब ये फालतू का खर्चा। मतलब लोगों को तो, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये बंदा है कौन या बंदी है कौन। So one would imagine that if you're already at the top of the social hierarchy, there's no motivation to do anything further. ठीक है, सोशल हायरार्की में लोग पहले ही समझते हैं ना कि हाँ भाई आप सबसे अमीर आदमी हो इंडिया के या कहीं के भी। मैं ऐसे नॉर्मली बोल रही हूँ। ठीक है, तो इफ द पीपल नो दैट यू आर एट द हायर लेवल of social status, then why do you need to display it again by doing these things, unrelated things? Quite the contrary, constant deference from not as rich peers can be addictive, but to maintain a bevy of fawning admirers means extravagance levels must keep going up. देखो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से समझोगे, हो सकता है आपने नहीं समझा हो, अगर ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास है कांस्टेंट डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, और रिस्पेक्ट और ये दिखना चाहिए किससे? नॉट एज रिच पीयर से, तो हमारे बराबर वाले। ठीक है, सोचो हम एकदम हाई स्टेटस लेवल पे हैं अगर, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसे देखें कि हाँ यार बहुत बढ़िया हो आप, एट अ वेरी हाई लेवल। एंड वी कॉन्स्टेंटली नीड पीपल टू टेल अस दैट यस वी आर हायर एंड वी दे आर नॉट एज हाई एज अस। तो व्हाट डू वी डू देन? दीज पीपल जो एकदम रिच वाले ऑलरेडी हाई स्टेटस पे है ना, सोशल हायरार्की में टॉप पे है, लेकिन इनको क्या चाहिए? ऐसे नॉट एज रिच पीयर्स से उनको डेफरेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और चाहिए। ये एडिक्टिव हो जाता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी तारीफ करें बार बार, या मुझे बोलें कि हाँ मैं सबसे अमीर हूं। उसके लिए वो क्या करना है? उसे वो अपना नाम मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है तो उसे फॉलोइंग एडमायरर्स चाहिए, दोज पीपल हु आर लाइक सबसर्विएंट टू देम और सर्विंग सर्वाइल टू देम, नो, उसे फॉनिंग कहते हैं। जी हुजूरी करने वाले, उनके आसपास घूमने वाले। तो बेबी मतलब ही कलेक्टिव नाउन है। सो यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वाज जस्ट लाइक प्रेजिंग यू द होल टाइम, राइट? ऐसा, और उनके लिए ये चीज मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, और इसलिए एक्स्ट्रा वेगेंस लेवल्स यानी फालतू का खर्चा करना ये उनके लिए जरूरी हो जाता है। इट मस्ट कीप गोइंग अप। Then Fitzgerald's unforgettable mythologizing
mythologizing of wealth in The Great Gatsby explores the cavalier freedoms of the New World liberalism. Cavalier का मतलब होता है pedestrian. So common. Cavalier is common and its pitfalls. Now, the story of a self-made millionaire who throws glittering. अब ये इसकी कहानी बता रहा है. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है ग्रेट गैट्सबी पे, तो we know where to come for the last paragraph, right? In the hope of prying away a woman he loved and lost, Gatsby's relentlessly splashy lifestyle also conveys a disenchantment with the hollow pursuit of decadent pleasures. ठीक है? Hollow pursuits मतलब किसी काम के है नहीं, आप इन pleasures को follow करते हो तो. Modern life allows us to shake off the shackles of religion, design our own traditions, construct our own individual meaning of life. Shackles मतलब बेड़ियां होती हैं, fetters. ठीक है, बांध के जो रखते हैं वो फेटल्स. तो शैकल्स, इसे बोला कि शेक ऑफ कर दो शैकल्स को. तो मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना है, तो हम अपनी बेड़ियां हटा देंगे, तोड़ देंगे, रिलीजन नहीं मानेंगे, डिजाइन आवर ओन ट्रेडिशंस, कंस्ट्रक्ट आवर ओन इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हिच इज ग्रेट. But too much focus on materialistic self-interest, the novel wants, leads to a spiritual void no grand story or acquisition can fill. उससे कहा कि अगर बहुत ज्यादा हम मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं तो एक वैक्यूम, एक खालीपन आ जाता है, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे है? सोशल पर और दिखाना, बस दिखाना, राइट? सो देन देर इज अ वॉइड इनसाइड, इट इज लाइक अनफुलफिलिंग. मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअली एज अ पर्सन आप सोच ही नहीं रहे हो कुछ. यू आर मोर बदर्ड ओवर व्हाट द अदर पीपल आर थिंकिंग, सो यू योरसेल्फ आर नॉट एंजॉयिंग योर लाइफ. सो देर इज अ वॉइड समवेयर और द अदर, दैट इज स्पिरिचुअल. Every generation has their own idea of what it means to have arrived. 20 somethings hankering for channels or Rolexes to craft an identity suggests a doomed obsession with the superficial. वापस उसने बोला doomed obsession है, क्योंकि decadent भी उसने बात करी थी, और superficial मतलब सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखाना. तो that is conspicuous consumption. Not unlike the characters of the Great Gatsby, between our illusory wants and our inner needs is a vast chasm that can be bridged only by understanding the meaning isn't in things, it is in our heads. किस चीज की क्या मीनिंग है, वो उस चीज में नहीं है, वो हमारे दिमाग में है कि हम इसे कितना रेलेवेंस देते हैं, राइट? सो chasm means a gap, a huge gorge, you can say, a divide, you can say. ठीक है? So I think now you have 2 to 3 main points जो है हमारे पास. एक ग्रेट गैट्सबी के बारे में उन्होंने बोला, उसके बाद उसके पहले उन्होंने कॉन्स्पिकस कंजम्पशन के बारे में बोला, और उसके पहले एक सेंटेंस था जहाँ पे क्वाइट लग्जरी इज उसका ट्रेंड अभी नहीं है, ऐसा बोला. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चंस. सो ऑथर्स रेफरेंस टू डिस्कार्टेड फ्रेज आई कंज्यूम देयरफॉर आई एम, ये फर्स्ट पैराग्राफ के उसमें था. सो अक्यूज कंजम्पशन ऑफ फिलोसॉफिकल लेजिटिमेसी, ये नहीं आएगा. It illustrates how consumption signals self identity. तो I consume therefore I am, मतलब आप कंज्यूम करते हो तो लोगों को लगता है कि हाँ आप मिस्टर एक्स हो. ठीक है, तभी क्यों? क्योंकि जो इतनी इतनी चीजें रखता है, जो जिसके पास ऐसे फोन है, ऐसी गाड़ियों में घूमता है, तो जिसकी ये आदतें हैं, ये उसके पास चीजें हैं, तो आप कंज्यूम करते हो, तभी आपको, दैट इज व्हाट डिस्कार्टेड सेड. सो इट इलस्ट्रेट्स हाउ कंजम्पशन सिग्नल्स सेल्फ आइडेंटिटी. Here we have, because it was talking about conspicuous consumption when the author talked about Descartes' sentence. What is the implicit claim about quiet luxury versus conspicuous consumption in the passage? वापस उसी sentence में था. तो cultural trend has shifted with conspicuous consumption resurging. It has become less socially acceptable. नहीं. It has disappeared entirely. ऐसा भी नहीं था. Or all luxury spending is irrational. You could have easily eliminated 3. एंड कमिंग टू द राइट आंसर, यहाँ पे थे हमारे पास कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन. ठीक है, पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्वाइट लग्जरी ट्रेंड इज ओवर, और दिस इज बैक विद अ वेंजियंस. तो मतलब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ठीक है ये वाला सेंटेंस हम मार्क कर लेते, डिसअपियर्ड एंटायरली, नहीं, उसने कहा था जो क्वाइट लग्जरी पैंडेमिक इंड्यूस्ड वाला था वो खत्म हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक इंड्यूस के बाद लोगों ने बोला नहीं हमें खर्चा करना है, अभी हमें दिखना है, तो वो वाला था, वो ट्रेंड अभी धीरे खत्म हुआ. पर क्वाइट लग्जरी जो पहले जमाने से चली आ रही वो तो है ही सी,
पैंडेमिक इंड्यूस जो हो गया था एक्सट्रीम, पहले क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा था पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, या घर ही बैठे हैं तो क्या करना है, क्या दिखाना है, कहीं नहीं दिखाना है, और फिर एकदम से हुआ था जैसे लॉकडाउन ओपन, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, तो देन दिस कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन इंक्रीज्ड मोर एंड क्वाइट लग्जरी डिक्रीज्ड। सो अगर जरा सी चीज थी, पर आई थिंक अ फ्यू ऑफ यू वुड हैव मार्क्ड दैट आल्सो एज द आंसर, तो समझ जाना फिर। द ग्रेट गैट्सबी इज यूज्ड इन द पैसेज टू इलस्ट्रेट व्हाट? हाउ वेल्थ ऑलवेज लीड्स टू पर्सनल फुलफिलमेंट, ऐसा होगा क्या? नहीं। द डेंजर्स ऑफ इक्वेटिंग सोशल अराइवल विथ मटेरियल एक्सेस, ठीक है, ये है, उसे कहा था फिट्जगेरल्ड ने, उसके पिटफॉल्स की भी बात की थी, ठीक है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म ओवर ट्रेडिशन नहीं है, पार्टीज आर रिलायबल रूट टू लव, हम ये दोनों आउट कर लेंगे। Which of the following best captures the author's stance on wealth and social recognition? So wealth ensures permanent social superiority. Permanent नहीं, they have to maintain it. ये उसने कहा था, ठीक है। Social recognition is best pursued through restraint. Restraint क्यों होगा? वो तो unheeding एक्सेस स्पेंडिंग करेंगे ना, रिस्ट्रेन करेंगे, तो फिर सोशल रिकॉग्निशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंटेंट, एक्स्ट्रावेगेंट हेल्प्स मेंटेन अ सोशल इमेज बट इज नॉट इनहेरेंटली फुलफिलिंग। इनहेरेंटली फुलफिलिंग नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि स्पिरिचुअल वाइड होता है फिर, ठीक है। स्पिरिचुअल वाइड नो ग्रैंड सॉरी एक्विजिशन कैन फिल। What is the central conclusion the author implies about wealth and meaning in the paragraph? So meaning in life is found in internal understanding rather than in accumulating things. उसने बड़ा क्लियरली दिया था लास्ट वाली लाइन में, इट इज इन थिंग्स, इट इज इन आवर हेड्स। आर्ग्यूमेंट इन द पैराग्राफ रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस, पैराग्राफ का जो पैसेज का जो पूरा आर्ग्यूमेंट था वो, अब दे ऑलवेज अचीव कंप्लीट सोशल सेटिस्फेक्शन आउट हो जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट डिस्प्लेस कैन टेम्पररली सस्टेन एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स, उसे कहा था कि दे नीड टू मेंटेन दैट स्टेटस हायरार्की जो है, और उसके लिए उन्हें खर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो इसके पीछे का जो सेंटेंस है, अजम्पशन मतलब क्या हुआ? Assumption means something that becomes the base of your action or statement और opinion और argument, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, है ना, पर उसका बेस बनेगा। बेस बनेगा मतलब आपने क्या मान लिया है, तो that becomes taken for granted, right? So now that person understood कि extravagant displays जो है, जो उसे मेंटेन करने पड़ेंगे, बार बार करना ही पड़ेगा खर्चा, तो टेम्पररली सस्टेन करेगा एडमिरेशन। उसे कहा था ना कि वो चाहिए लोगों को, नॉट सो रिच पियर्स जो है उनके पीछे पीछे चलते रहे। उसे कहा था बेबी ऑफ फॉनिंग पीपल admirers, है ना, ये रहा, बेबी ऑफ फॉनिंग admirers means extravagant levels must keep up. So from here you could understand what the passage said. So out of 6 you could have got at least 4 correct. एटलीस्ट बोल रहे हैं अभी तो हमारे पास 6 और 4 10 तो हो गए अभी तक करेक्ट। मैं अभी लिस्ट की बात कर रही हूँ। थर्ड पैसेज पे आ जाते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू अ मेल फ्रॉम अ फ्रेंड अनाउंसिंग हिज ओन डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द वर्ल्ड? A couple of months ago, David Mellon, former Canadian High Commissioner to India, shared with some friends that he was going to opt for Canada's medical assistance in dying program. In early November, it was not entirely a surprise. We had met in October in Delhi on what he termed his Goodbye World Tour. David mentioned he had been diagnosed with very early Alzheimer's and was thinking of opting into May. ठीक है, अभी क्या है इसका? एल्जाइमर्स है। और एल्जाइमर्स क्या है? उसे बोला ठीक है, अब वेरी अर्ली एल्जाइमर्स हो गया है, तो अब मैं सोचूंगा मर ही जाऊं, मेरा क्या झेलूं इतना लेंदी। तो दैट वाज मेडिकल असिस्टेंस एंड डाइंग वाला, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। Is it really a choice between? It is really a choice between two different ways of dying, he said laconically. Laconically का मतलब होता है in just in few words, right? A very इसका meaning actually succinct या concise होता है if you just understand it. But I must confess an admiration for David's absolute lucidity. Lucidity is clarity. बड़े बड़ा क्लियरली उसने बोल दिया कि हाँ मैं ऑप्ट कर लूंगा इसके लिए। I don't know what kind of terror it takes to anticipate the erosion of memory itself. So you get to know what Alzheimer's is, mainly it is erosion of memory.
और इरोजन ऑफ मेमोरी होगा तो मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, या 10 दिन पहले क्या हुआ है, 4 घंटे पहले क्या हुआ, हमें याद नहीं रहेगा, तो वेरा भी ठीक है। तो यू गेट इनटू दैट माइंड फ्रेम कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो मैं हूँ क्या मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे में जिंदगी में क्या करूं? I'll be at somebody else's mercy, you can say. I don't know what kind of terror it takes to anticipate the erosion of memory itself. We all carry mortality as an abstraction. But does it make a difference if you know you will be arranging your own departure and an appointed time? अगर पता है कि चलो मैं मेरी मर्जी से मरूंगा, है ना, जो ये है क्या बोलते हैं, इच्छा, अपनी इच्छा से मरेंगे, तो यू नो कि व्हेन कैन आई अरेंज माय ओन डेथ। So Woody Allen once joked, "I'm not afraid of death. I just won't want to be there when it happens." So the very notion of being there for one's own death is philosophically fraught. But David wondered whether arranging the time was the closest one could come to being there, at least in imagination. ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में भी नहीं आती है तो भी ठीक है। हमारे पास एक चीज है कि ये जो है प्रोग्राम कनाडा का, इसने बोला था यहाँ पे है, ठीक है, तो ही वॉज गोइंग टू ऑप्ट एंड देन author came up with two things. One, it is a choice between two different kinds of dying. ठीक है. Second, where you are arranging your own departure. ठीक है. ये दो चीजें हैं कि एक तो आप चूज करोगे, दूसरा अरेंज कर लोगे कि हाँ मैं कैसे जाऊं. तो अरेंजिंग द टाइम was the closest one could come to being there, at least in imagination. Then, made now legal in several countries, is not the same as euthanasia, passive euthanasia, even more importantly, suicide. तो सुसाइड के जैसा नहीं है, लीगल है, और यूथेनेसिया नहीं है। तो दैट मीन्स दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट। तो ये अब ऑथर इसके आगे बताएगा कि ये डिफरेंट कैसे है। So, in May, the only reason for not wanting to live is in the fact that you are close to dying or some possible severe impairment, whereas in suicide you have reasons independent of the illness to want to die. सुसाइड अपने मर्जी से लोग कर लेते हैं, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पेयरमेंट होगा या प्रॉब्लम होगी, मेडिकल होगा, तो ही उसने दिया ना मेडिकल असिस्टेंस, सभी दिया है। ठीक, और सो वी कंसोल आवरसेल्व्स। ठीक है, मतलब ये बात बोल के हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हाँ सुसाइड करने के रीजंस कुछ भी होंगे, लेकिन मेड के लिए ऑप्ट करने का रीजन मेडिकल वाला ही होगा, सिवियर मेडिकल प्रॉब्लम होगी। So there is arguably still something important about the near taboo on suicide. Having a taboo on it does not mean stigmatizing those who attempt it. But what are the conditions under which it really is just a choice between two forms of dying? ठीक है, तो सुसाइड करना भी हो सकता है, इट इज द सेम, कि और कुछ नहीं बन पाता है मेरी जिंदगी का, तो अब मैं सुसाइड कर लूं। हो सकता है दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ डाइंग ओनली, a choice between them. Now, in the worldwide movement to liberalize norms on assisted dying, from the Netherlands to Australia, Spain to Britain, the question is answered differently. Passive euthanasia or the withdrawal of treatment is already widespread. है ना, withdrawal of treatment मतलब वो 2 साल तक कोमा में है या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे है 1 साल तक। अब वो कितना है, if the patient is just as a vegetable and the brain is not working and only the heart is pumping, तो you are like मतलब है ही क्या, वो जिंदगी क्या है फिर? तो यूथेनेसिया होगा कि ठीक है, जहाँ पे ये मेडिकल ये जो ट्रीटमेंट है इसको विड्रॉ कर लेंगे, right? It is already widespread. Our courts also paved the way for it in the Aruna Shambhak judgment. Many countries permit medical assistance in dying, but under different conditions. ठीक है, तो ये लीगल है, उसने बोला था यहाँ पर, ये रहा लीगल, और परमिट करिए कंट्रीज ने वापस से बोला, लेकिन कुछ कंट्रीज में, सब में नहीं। यूथेनेसिया में ये वाला केस आया था, यूथेनेसिया वाला, ठीक है। इन ब्रिटेन द डिजीज मस्ट बी टर्मिनल विद द प्रोग्नोसिस ऑफ नॉट मोर देन 6 months। ठीक है, मतलब 6 महीने की ही जिंदगी है बस। अगर ऐसा है और वो है टर्मिनल, मतलब खत्म ही होना है वैसे भी, तो 6 महीने तक खत्म हो जाओ, होना ही है, ठीक है, इससे बेटर अभी हो जाते हैं थोड़े बहुत काम निपटा के जिंदगी के। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हु वुड थिंक दिस वे, तो देन इट इज हेल्पिंग देम टू डू इट, राइट? नाउ कैनेडा, स्विट्जरलैंड एंड द नीदरलैंड्स हैव मोर लिबरल regimes. In the Netherlands, assisted dying accounts for close to 5% of all deaths. The right to die with dignity is a growing worldwide movement. Most of Asia, ironically, has the most restrictive legal regimes.
एशिया में अभी नहीं है राइट टू डाई, अभी बाकी कंट्रीज में दिख रहा है. Right to die with dignity was first given in the form of a movement in modern India by Minu Masani. Changes in longevity, new forms of disease and suffering already making these questions more morally and practically urgent. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स और होती जा रही है, तो इस पे क्वेश्चंस करना अर्जेंट मैटर हो गया है कि अब कोड को या लॉ बन जाना चाहिए कुछ ऐसा ऐसे. Masani reminded listeners that ancient philosophies were concerned with dying that good death as much as with a good life. In India, at least, the philosophical and literary imagination of choosing death is among the richest. Literary imagination of choosing death. कहाँ पे था? From Ram's Jal Samadhi to Jain Santhara. We have one of the deepest reservoirs for thinking about the phenomenology of death and the anticipation of dying. ठीक है, तो समाधि क्या होती है? समाधि वही होती है ना कि यहाँ पे पर्सन है पर्टिकुलर स्पिरिचुअल वाले जो लोग रहते हैं, ये बैठे हैं, अब यहाँ से जल समाधि लेंगे, दैट मीन्स ऑप्शनल डेथ है. अब मेरा टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ मरने, तो वहीं पे समाधि ले लेंगे. कोई जल समाधि ले लेता है, कोई पहाड़ों पे जाके समाधि ले लेता है. ठीक है, भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु ऐसे जाती है, फिर लौ दिखती है ऊपर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब दिखते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में भी. तो देन व्हाट इज द पॉइंट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि जैन समाधि, जल समाधि एंड जैन संतारा, तो दिस इज द लिटरेरी इमेजिनेशन जो इसने कहा था. अब मसानीज कंसर्न वाज दैट वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. तो हमारी अगर लिटरेचर में ये चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, तो फिर हमें भी इन चीजों को थोड़ा एक्नॉलेज करना चाहिए एंड उसे लीगल बनाने के लिए आगे कदम उठाना चाहिए. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. So again, the topic was a new one, but not a very difficult one. तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ कुछ पॉइंटर्स समझ में आ जाते हैं, तो then you can come up with the right answers. So the passage distinguishes maid from suicide primarily on the basis that maid is what? It is always performed by. परफॉर्म किसने किया, उस पर डिफरेंस दिखाया था क्या? हमें पता है कि इसका डिफरेंस है पैराग्राफ में. अगर समझ में नहीं आया ऑप्शन से, तो काइंडली गो बैक टू द पैसेज. देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन रिफरिंग टू द पैसेज. Kindly do it, at least you will get a right answer instead of getting confused in the answers. It involves reasons tied to imminent death or severe impairment and not independent factors. It requires family consent in all cases. ठीक है, हर केस में नहीं. इक्विवेलेंट टू पैसिव यूथेनेसिया, और उसने बोला था कि पैसिव यूथेनेसिया से भी वो अलग होता है. ठीक है, ये रहा. Now, reference to Indian traditions like Ram's Jal Samadhi and Jain Santhara underscores what? A rich cultural reservoir for contemplating chosen death. ठीक है, you again go back to that passage, you will get this answer. ये रहा. Author's discussion of maid assumes which of the following. तो उसने डिस्कशन तो किया, तो क्या पता चला? It alters its philosophical experience. ये assumes है. 2 बार उसने कहा था ना फिलोसफी को लेके, लीगल असिस्टेड डाइंग एलिमिनेट्स ऑल फियर, वैसे ही आउट हो जाता है. दे अपोज मॉडर्न असिस्टेड डाइंग मूवमेंट्स, दे डोंट अपोज. पैसिव यूथेनेसिया इज रेयर देन एक्टिव फॉर्म्स वर्ल्ड वाइड. नहीं, पैसिव यूथेनेसिया भी चल रहा है, रेयर नहीं है. Which of the following would most strengthen the argument that maid represents a valid choice between dying forms? You need to strengthen this कि हाँ ये valid choice है. पर आप फिर यहाँ पे सुसाइड की बात कर रहे हो, तो सुसाइड मेंटल हेल्थ हो हमेशा जरूरी नहीं है. 50% ऑफ डेथ्स इन लिबरल कंट्रीज, ये भी नहीं है, उससे 5% की बात की थी. और एशियन कंट्रीज हैव बैन असिस्टेड डाइंग आउटराइट. ठीक है, ये भी नहीं है. उसे कहा कि लीगल, ये वाली जो लीगैलिटी है एशियन कंट्रीज में आयरॉनिकली थोड़ी सी कम है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में अभी ज्यादा है. तो अजम्पशन नहीं है ये. वी नीड टू स्ट्रेंथन समथिंग. सो अर्ली स्टेज न्यूरोजेनरेटिव पेशेंट्स रिटेन द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. उसने जब एल्जाइमर्स की बात की थी कि अर्ली स्टेज एल्जाइमर्स है, राइट, और फिर उसे कहा था कि इट विल एक्चुअली डिसाइड. तो डिसाइडिंग फैक्टर अगर है आपके पास, ये तभी हो सकता है जब आपने यू रिटेन दिस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, राइट. तो ही चीजें आपकी ये वाली, जब आप चॉइस की बात करोगे तो योर पॉइंट गेट्स स्ट्रेंथेंड दैट इवन इन अर्ली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस वाली जो होती हैं, ठीक है, उसमें आपको इतना होश तो है कि आप अच्छा बुरा सही गलत कुछ सोच सको
और फिर डिसाइड कर सको। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो देन इट बिकम्स अ वैलिड चॉइस, राइट? Now, which of the following most weakens the distinction between MAID and suicide? So, some MAID cases involve non-terminal suffering intolerable to the patient. अब सोचो वो मरना क्यों चाहता है, मेड का नाम लेता है, लेकिन क्योंकि मैं सह नहीं सकता हूं, इतना दर्द है, और वो भी नॉन टर्मिनल, तो मर जाते हैं। ये चॉइस है हमारी, क्यों? क्योंकि मुझे इतना नहीं सहन करना है, तो फिर ये गलत हो गया, तो दैट विल बी सुसाइड, राइट? So it will be similar. तो distinction क्या था कि main and suicide are not similar. We need to weaken it. So we need to come up with something that says, let's say it is similar to or equivalent to a suicide only, because terminal disease होगी तो ही उन्होंने बोला था कि maid function करेगा, और अगर नॉन टर्मिनल में अगर आपने ऑप्ट किया है मेड, तो फिर दैट इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन मेड एंड सुसाइड. Which evidence would most undermine the author's implication that made for early stage conditions like Alzheimer's represents a philosophically coherent choice between two different ways of dying, and this is distinct from suicide? तो हमें एविडेंस चाहिए और अंडरमाइन करना वापस से. So global made laws uniformly require proven decisional capacity. ठीक है, तो ये अंडरमाइन नहीं होगा, ये प्रूव होगा कि जो लॉज हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रूव भी करना है कि आपकी कैपेसिटी है या नहीं है. Longitudinal studies show many early Alzheimer's patients adapt well with quality of life, stabilizing the post diagnosis. तो अर्ली अल्जाइमर्स पे अगर आपने बोल दिया कि नहीं आई वांट टू डाई और मेड ऑप्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पता चला कि अर्ली अल्जाइमर्स वाले भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया कर सकते हैं, आगे आपकी जिंदगी अच्छी बेहतर हो सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो देन दिस पॉइंट इज एलिमिनेटेड. ठीक है, वो डिस्टिंक्शन जो था उनका, डिफरेंट वेज ऑफ डाइंग डिस्टिंक्शन जो था, वो खत्म हो जाता है. अगेन एज वी डिड इन 2 क्वेश्चंस अर्लियर, राइट? तो हमें ये चीजें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बस, पर चीजें समझनी, अगर समझ ली तो फिर हमारे दोनों आंसर सही जाएंगे. ठीक है, यहां से उसकी बात थी, अगर अर्ली अल्जाइमर्स एंड यू आर ऑप्टिंग, देन दैट इज रॉन्ग. चलो, अब हम इसमें भी 4 आंसर्स एटलीस्ट सही हो सकते हैं, तो वी हैव 6, 4 एंड 4, दैट मींस 14 आंसर्स तो अभी तक सही है हमारे, मिनिमम इतने होते हैं, 14 या 13, 14. अब आते हैं फोर्थ पैसेज पर. सो बिफोर द एससी द हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडवांस 3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट, ठीक है, that candidates who had participated in the recruitment process were stopped from challenging it later. Second, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया, चैलेंज करने से उन्हें मना कर दिया गया. सेकेंड, अलाउिंग द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड इन द ओपन कैटेगरी एट द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज अमाउंटेड टू गिविंग देम अ डबल बेनिफिट. ये उन्होंने सोचा. ठीक है, ये किसने किया था? हाई कोर्ट ने बोला कि इनको डबल बेनिफिट मिल रहा है उन लोगों को जो कि ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी में है, ओपन कोटा में आने के लिए, ओपन कैटेगरी में. थर्ड, that precedence on migration of reserved category candidates apply only at the final stage of selection, not at intermediate stages. तो ये चीजें अप्लाई कब होंगी? सिर्फ फाइनल स्टेज पर. ठीक है, तो ये 3 चीजों पर हाईकोर्ट ने आवाज उठाई या बोला. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चीजें रिजेक्ट कर दी. हम रिजेक्टेड को सर्कल कर देंगे. दो ऑन केयरफुली डिलिमिटेड ग्राउंड. On estoppel, the apex court held that participation amounts to acceptance of the procedure as notified, but not of an illegality that emerges only in its application. ठीक है, तो जो नोटिफाइड था प्रोसीजर, सिर्फ उसी पे एस्टॉपल हो सकता है. यहां पर अगर इलीगैलिटी जो है वो आती कब है? ओनली इन इट्स एप्लीकेशन. तो प्रोसीजर को आप जब फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे, तब कुछ इलीगैलिटी आती है, उसकी जिम्मेदारी प्रोसीजर से पहले वाले पॉइंट्स पे नहीं होगी. ठीक है, आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे. इट अपीयर्स ओनली आफ्टर इट्स एप्लीकेशन. So the court noted that the candidates could not have anticipated a situation where securing higher marks would result in exclusion. ये उनके पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जब अप्लाई करेंगे उस प्रोसीजर को तो ही ये चीजें बाहर आएंगी. तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाती है, उस वक्त पे रीडिंग के दौरान इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली,
precisely, then please mark it and at least write P. P stands for point. कि हमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसने बड़ा सीरियसली दिया है. तो मैं फिर आऊंगा इधर अगर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो जो कि रहेंगे, because it is the point of the passage, no? So then it is not that you read it 4 times here only. वो बिल्कुल खुद से परेशान हो जाओगे तुम कि यार समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया. नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पॉइंट्स को रिजेक्ट किया है. क्या कह के रिजेक्ट किया है ये वो है. इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम वापस से आ जाएंगे पढ़ने. तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तब ये परेशान नहीं होना है, न उसे 4 बार रीडिंग करनी है. राइट? यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे हैपर नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, खुद को लाना नहीं है. तो मैं बड़ा काम कंपोज तरीके से लिख लूंगा. ठीक है ना, ये पॉइंट है, समझ में आ गया कि कोर्ट ने कुछ रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को रिजेक्ट किया है. बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम. पार्टिसिपेशन ऑफ अ कैंडिडेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस implies acceptance of the prescribed procedure but not of any illegality in the conduct of the said procedure or constitutional infirmity underlying it. ध्यान से पढ़ेंगे, ब्रेक करके सेंटेंस. कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, जो यहाँ पे भी बात कही गई थी, इट इम्प्लाइज, उसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट करना प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को. अगर आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब उसके जो गाइडलाइंस दी गई है आप उसको एक्सेप्ट करते हो ना. एंड में एक बॉक्स आता है जहां पे आपको टिक मार्क करना पड़ता है. ठीक है, कहीं पे भी हो तो आपने वो प्रोसीजर को एक्सेप्ट किया है तो जाके पार्टिसिपेशन हुआ है. बट नॉट ऑफ, आपने सिर्फ प्रोसीजर एक्सेप्ट किया है. ठीक है, इलीगलिटी इन द कंडक्ट ऑफ द सेट प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल इनफॉर्मिटी अंडरलाइंग इट, इसे नहीं किया है. सो द बेंच ऑब्जर्व्ड, concluding that the High Court was correct in entertaining the writ additions once the defect became apparent after the declaration of reasons. ये डिफेक्ट कब आया? रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए थे उसके बाद आए. तो प्रोसीजर एक्सेप्ट हो गया था पार्टिसिपेशन के नाम पे. ठीक है, लेकिन जब उस प्रोसेस को अप्लाई किया गया तो जाके उसके अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी या कुछ गड़बड़, इन्फॉर्मिटी यानी कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, या उसकी इलीगैलिटी बाहर आई थी, पर उसके एप्लीकेशन के बाद आई थी, पहले नहीं. तो देखो यही पॉइंट वापस यहाँ पे हमें समझ में आ गई, दैट इट इज ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन. ठीक है, तो इलीगैलिटी, ये पॉइंट हो गया हमारे पास. इलीगैलिटी इमर्जेस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर. ठीक है, अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है ना. इज द ओपन कैटेगरी अ कोटा? ठीक है, अब वही बात जो से 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बोली थी उसमें से एक. At the heart of the judgment lies a clear constitutional proposition. The open quota category is not a quota. ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ओपन कैटेगरी है. जब ओपन कैटेगरी है तो ऐसे समझने की बात है, वो कोटा कैसे होती है? कोटा तो रिजर्व कैटेगरी है, पर ये ओपन है, तो ओपन चीज में तो कोई भी आ सकता है. ठीक है, मतलब ये तो बना, इस पे ही इतनी डिबेट क्यों हो रही है? सिंपल सी का मीनिंग है इसका. Agreeing with the High Court, the SC held that unreserved posts are available to all candidates based solely on merit. ये सीधी बात है, हाई कोर्ट भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है. Reservation operates only in relation to earmarked posts. It does not permit the exclusion of candidates from the open post because of their social category. ठीक है, रिजर्वेशन है, ठीक है, आपके कुछ पोस्ट के लिए आपके हिसाब से रिजर्वेशन है आपकी कैटेगरी में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन कैटेगरी में नहीं आ सकते हो. अगर मेरिट है तो आप उसमें भी आ सकते हो. ठीक है, सो द ओपन कैटेगरी इज नॉट अ कोटा बट रादर अवेलेबल टू ऑल. वापस से उसने किया, बेस्ड सोनली ऑन मेरिट, अवेलेबल टू ऑल. द कोर्ट सेड द ओनली कंडीशन फॉर अ कैंडिडेट टू बी शोन इन इट इज मेरिट रिपीटेड. Drawing from earlier Constitution bench decisions, including Indira Sawhney and the 2021 ruling in Saurivada, the court reiterated that a meritorious reserved category candidate who qualifies an open merit cannot be denied consideration for unreserved vacancies. ठीक है, अगर ओपन मेरिट में है तो उसको अनरिजर्व वैकेंसीज में कंसिडर तो करना पड़ेगा ना, आप उसे डिनाई क्यों करोगे? Treating the open category is meant only for the non-reserved candidates, the court warned.
टर्न्स इट इनटू फॉर्म ऑफ कम्युनल रिजर्वेशन। आप अगर उसको नॉन रिजर्व के लिए बोलते हो, और ना कई लोग ऐसे बोलेंगे देखो रिजर्व के लिए तो रिजर्व परसेंटेज है, कोटा है, तो फिर ओपन कैटेगरी में उनको क्यों आना है? अरे ओपन कैटेगरी का मतलब ही क्या हुआ है? ओपन फॉर ऑल है और इसका बेसिस ही क्या है? मेरिट है। तो फिर झगड़ा किस बात का है? तो क्लियर उनको बोलना पड़ रहा है कि अगर आप सोचते हो कि ओपन कैटेगरी को आप एक नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ही यूज करोगे, तो देन दैट इज रॉन्ग। That will become a communal reservation and would amount to compartmentalization incompatible with Articles 14 and 16. फिर ये गलत हो जाएगा। Now, the Supreme Court also rejected the argument that reserved category candidates were receiving a double benefit. तो reserved category को double benefit मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपका मेरिट में सही है तो आप ओपन कोटा के थ्रू उसमें आ जाओगे। ठीक है, a candidate avails a reservation, the court clarified, only when a concession or relaxation such as lower qualifying marks or age limits is applied. तो रिलैक्सेशन मतलब चलो ठीक है, बाकी सबको 80% चाहिए, आपके लिए 75% मार्क्स चलेंगे या 70% मार्क्स चलेंगे, तो आप उस रिजर्व कोटा में आ जाओगे। ठीक है, एज आपने मतलब बाकी सबके लिए अगर एज लिमिट 28 है किसी भी उसके गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो चलो आपके लिए हमने 32 कर दी, तो ये रिजर्व्ड कैटेगरी कोटा में आ जाएगा। मतलब तो रिलैक्सेशन इन एज और रिलैक्सेशन इन मार्क्स ये होता है बस। दिस इज व्हाट द कोर्ट इज क्लैरिफाइंग। Mere identification as belonging to a reserved category does not amount to availing of the reservation. Where a candidate secures marks above the general cutoff without any relaxation, the inclusion in the open category flows from merit and not reservation. Again, the person says or the Supreme Court says, मतलब ये क्लियर तो है, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स बना दिए, ठीक है, और मार्क्स से भले आप कैटेगरी के हो, तो ये थोड़ी कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा उसमें, कोटा में हो इसलिए आप उसी में जाओगे, नहीं। अरे आपने ओवरऑल सबके बराबर उस लेवल पे आके आपने बेस्ट बना लिया, अपने मार्क्स AIR कुछ भी आ गया, विद इन 100 आ गया, तो आपको तो ओपन कैटेगरी में ही मार्क्स मिल जाएंगे ना, आपको तो कॉलेजेस उसी में मिल जाएंगे। देन व्हाई गो फॉर दैट रिजर्व्ड कोटा? दिस इज व्हाट द कोर्ट इज एक्सप्लेनिंग। Where a candidate secures marks above the general cutoff without any relaxation, the inclusion in the open category flows from merit and not reservation. The premise underlying the argument of potentially conferring double benefit to the candidates of the reserve category proceeds on an erroneous assumption. मतलब आप भूल कर रहे हो, आप कुछ गलत समझ रहे हो कि उन लोगों को डबल बेनिफिट मिलता है, ऐसे नहीं है। आपका assumption ये है that a reserved category candidate is necessarily availing the benefit of reservation. वही तो, हम सिर्फ कैटेगरी उस कैटेगरी के आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने उस रिजर्वेशन को अवेल किया भी है, उसके बेनिफिट को लिया भी है, नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि ओपन कैटेगरी में अगर हम आ गए जनरल के हिसाब से तो बढ़िया है। ठीक है, अब आप ये क्यों बोल रहे कि जो ओपन में गया तो रिजर्वेशन, जो रिजर्व कैटेगरी है उसका कोटा है उसके भी बेनिफिट्स वो ले रहा है? ऐसा नहीं ना, दोनों में से एक ही जगह पे तो आएगा वो, तो पॉइंट कहाँ आ रही है? It is necessarily availing the benefit of reservation at more than one or every stage of a multi-tier process. मतलब you can't assume. So this is a wrong assumption कि हाँ डबल बेनिफिट ले रहे हैं। तो assumption क्या है कि आपको अगर एक में एक ओपन कैटेगरी में आ गए हो आप, तो आप रिजर्व कैटेगरी में का भी बेनिफिट आप ले रहे हो, दिस इज द assumption। ठीक है, तभी वो डबल बेनिफिट बोल रहे हैं। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डज द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरीली एफर्म ओपन कैटेगरी सीट्स आर मेरिट बेस्ड एंड ओपन टू ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये क्लियरली उन्होंने बात रखी। एफर्म यानी स्ट्रांगली स्टेट करना, फर्म आ गया ना वर्ड, इधर देखो। तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रिजर्व, ऐसा नहीं है। दे मस्ट ऑलवेज यूज कंसेशंस, नो, दे मे और मे नॉट यूज। एंड एस्टॉपल बार्स ऑल चैलेंजेस फॉर रिक्रूटमेंट आफ्टर पार्टिसिपेशन, नो। So it is available to all, it is not a quota. रिजेक्शन ऑफ डबल बेनिफिट assumes व्हाट अबाउट रिजर्व कैंडिडेट्स? अभी हमने देखा तो उसे क्लियर बोला था कि रिजर्वेशन मतलब इट इज नॉट अ रिजर्वेशन बेनिफिट। मेरिट क्वालिफिकेशन विदाउट कंसेशन इज नॉट अ रिजर्वेशन बेनिफिट। ठीक है, तभी रिजेक्शन का बात बताना है ना, रिजेक्शन ने क्या किया है। तो रिजेक्शन नहीं मानती है ये कि मेरिट क्वालिफिकेशन is not a reservation benefit without concessions. Automatically benefit at every recruitment stage नहीं, open migration applies only post final selection, ये तो उसने कहा था।
एंड हायर मार्क्स ऑलवेज इंडिकेट रिजर्वेशन रिलैक्सेशन यूज, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हायर मार्क्स है तो उसमें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन क्यों आएगा, वो तो ओपन कैटेगरी में चला जाएगा। और रिजेक्शन की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट नहीं आएगा, डबल बेनिफिट से ऑटोमेटिकली बेनिफिट का अजम्पशन हो सकता है, पर रिजेक्शन ऑफ द डबल बेनिफिट का अजम्पशन ऑटोमेटिकली बेनिफिट नहीं होगा। Which of the following most strengthens the court's estoppel ruling? First paragraph में था illegality surfaced only after results unforeseeable earlier। ठीक है, दो बार उसने कहा था कि ये चीजें प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद बाहर आती है, इमर्ज होती है, हमने लिखा भी था ये, ठीक है। यू नो वेयर एस्टॉपल वाज marked, go back to the first paragraph and see, ठीक है, you'll get that, and it is only after and not at the immediate levels. It emerges only in its application and the people would be unaware of it. Which of the following most weakens the view that open category exclusion of meritorious reserved candidates violates equality? Rules mandate excluding any reserved candidate from open list regardless of merit. ठीक है, तो अगर रूल्स ऐसे हैं, फिक्स हो गए, they would exclude any reserved candidate from open list regardless of merit. अगर ये ओपन कैटेगरी में से एक्सक्लूजन ऑफ मेरिटोरियस रिजर्व स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो इससे इक्वालिटी कम हो जाएगी, हमें इस चीज को वीकन करना है, तो वीकन में हम क्या करेंगे कि ऐसे रूल्स बन गए जो कि रिजर्व कैंडिडेट को एक्सक्लूड करें बट ओपन लिस्ट रिगार्डलेस ऑफ मेरिट से एक्सक्लूड कर लें, तो दिस इज वीकनिंग द पॉइंट। They routinely outperform not necessary multi-stage processes, inherently prevent early migration, and Indrasani limits open access to final allotments only. So ये तो वैसे ही आउट हो जाएगा, तो वीकनिंग वाली बात नहीं है यहाँ पर। Supreme Court's central conclusion about the open category is best captured by which statement? तो merit alone determines eligibility irrespective of social category, ये उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया था। Argument that reserved candidates do not get a double benefit assumes which of the following? They are not getting a double benefit. Why? Qualifying on general merit requires no relaxation or concession. तो आप ओपन कैटेगरी में मेरिट पे कैसे भी आ जाओगे, आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए, न रिलैक्सेशन चाहिए न कंसेशन चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास रिजर्व्ड कोटा है, दैट इज व्हाट दे हैड सेड, राइट। सो दिस जनरल मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए यू डोंट नीड इट, that will be the assumption, because if you need a definite thing, if you need a relaxation or concession, फिर डबल बेनिफिट तो हो जाएगा अगर उसके लिए भी रिलैक्सेशन आ जाएगा तो, ठीक है। सो इफ यू निगेट दिस सेंटेंस, दिस कंक्लूजन डज नॉट स्टैंड वैलिड। ये अजम्पशन चेक करने का एक और तरीका होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से हमारे पास भी 3 या 4 सही जाएंगे तो वी हैव लाइक 12 एंड 6, 18 करेक्ट हो सकते हैं हमारे, अगर हमने 3 पैसेजेस के 4-4 सही किए और वो, तो 18 करेक्ट विल बी अ गुड स्कोर इफ वी हैव स्पेंट दिस मच टाइम, राइट। तो एनीथिंग 20 अबव अगर करेक्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया है, 18 अबव होता है तो सही, और डिसेंट स्कोर में 14-15 अगर आ जाते हैं, 14-13 14 मार्क्स तक आ जाते हैं तो इट इज ओके, डिसेंट इनफ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू। अभी ये अगर पहला व्योम है हमारा तो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि हमें फोकस कैसे करना है, करना कैसे है, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में कितना टाइम हमें देना है इसको, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, एंड स्टे लॉजिकल एंड बी लॉजिकल ऑलवेज, right? Stay with Vidya and all the best for your upcoming tests. Thank you.